अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अदीना फारूक शेख। और आज खबरों वाइज बड़ी हलचल थी मुल्क में। वफाकी वजीर हवाबाजी ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश की, कौमी असम्बली में वजूहात बयान की उन्होंने जो बुरी रिपोर्ट में सामने आई हैं। साथ ही साथ पेशावर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन हम आज चाहेंगे कि जो वफाकी काबीना के इजलास में यानी इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल चल रही है और जो बुनियादी मसाइल हैं वो किस तरह से ठीक होंगे उस पर बात करें। तो वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को 6 महीने की डेडलाइन दे दी है, 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए। तो अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि वज़रा 6 माह में कारकर्दगी को किस तरह से बेहतर बनाएं। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। मज़हर साहब, क्या प्रपोज करते हैं आप? 6 महीने हैं, वैसे तो बहुत सारी रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन आप क्या समझते हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट क्या होना चाहिए? वज़ीर आज़म को मनाते रहें तो उनकी वज़ारत चलती रहेगी। बाकी अगर पिछले 15 महीने में 16 महीने में वो अपनी कोई कारकर्दगी को बेहतर नहीं बना सके तो अगले 6 महीने में क्या बेहतर बनाएंगे। इससे पहले हमने कोई 3 मरतबा ये ख़बरें पढ़ी और सुनी कि जी तमाम जो वज़ारतें हैं उनकी रिपोर्ट पेश की जाए, और मुझे नहीं पता कि वो रिपोर्ट काबीना में पेश की गई, वज़ीर आज़म को दी गई और उस रिपोर्ट में क्या था। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि कारकर्दगी क्या रही है और किस कारकर्दगी को इम्प्रूव करने की बात कह रहे हैं। और अगर कोई वज़ीर जो मुस्तकिल जो है अगस्त 2018 से वज़ीर चला आ रहा है और वो अब तक अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सका तो उसको फिलफौर तब्दील कर देना चाहिए। दूसरी अहम बात यह कि जब भी आप वज़ारत दें, हमारे यहाँ बदकिस्मती से वज़ारतें जो हैं वो बांटी जाती हैं, वज़ारतें दी नहीं जाती। वज़ारत दें जिसको उसका काम आता हो। अगर किसी को आप वज़ीर तालीम बना रहे हैं तो उसको वाकई तालीम का पता हो, उसको पता हो कि एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। किसी को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना रहे हैं तो वो सियासी मामलात को छोड़ के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बेहतर करे। किसी को आप हेल्थ मिनिस्टर बना रहे हैं तो उसको उसका पता हो। यहाँ यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी रही है। तो मुझे नहीं पता कि 6 महीने में वो कैसे इम्प्रूव कर लेंगे। कुछ थोड़ी सी कारकर्दगी को बेहतर बना के क्या आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि आपके 3 साल फिर मुकम्मल होने वाले होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अगले 6 महीने, मुझे तो कोई ज़्यादा तवक्को नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अभी जो आपने बात की, मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन का हिस्सा है या नहीं हिस्सा, PIA वाला वाक़या। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज अहम रिपोर्ट पेश की गई है और सबसे अहम पॉइंट उसमें क्रैश की रिपोर्ट के अलावा जो है और जो मेरे ख्याल काबिल तवज्जो है और जिस पे कमीशन या इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो है कि 869 पायलट्स में अगर 262 फेक पायलट्स थे जिनके इम्तिहानात किसी और ने दिए थे तो उसके बारे में पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और आज अगर आपकी नज़र से गुजरे तो मैंने इस पे लिखा भी है मेरिट का कत्ल, कि इस मुल्क में जो मेरिट का कत्ल होता रहा है उसके ये नताइज हमारे सामने आ रहे हैं कि डिग्री जाली भी होती है, डोमिसाइल भी जाली होते हैं। तो जिस तरह के आज इंकशाफात हुए हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मुनीब, 6 महीने की डेडलाइन, क्या आपको लगता है डिलीवर कर पाएंगे 6 महीने में वो? ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नामुमकिन तो खैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी डायरेक्शन दुरुस्त कर लें फिर तो यकीनी तौर पर अगर मुकम्मल कामयाबी नहीं तो किसी हद तक कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर वज़रा, वफाकी वज़रा चंद एक काम कर लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। एक तो ये कि अपने मुंह बंद कर लें, यानी फजूल और बेतुकी बातें करना छोड़ दें, अपने काम से काम रखें, अपनी ओवर इन्फ्लेटेड ईगोज़ जो हैं उनको भी किसी ताले में बंद कर दें, और एक जो सेल्फ राइटियसनेस का, ख़ुद पसंदी का एक सिंड्रोम है उसको भी झाड़ के अपनी शख्सियत में से किसी जगह रखते हैं। ऑल्दो जो मैं काम करने के लिए कह रहा हूँ वो ये हमारे वफाकी वज़रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने ये पूछा है कि क्या ये मुमकिन है और इन्हें क्या करना चाहिए, तो ये वो चंद काम हैं जो ये अगर कर लेंगे तो शायद ये अपने कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब की बात की जाए, इमरान खान साहब को कोई माने या ना माने, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ये वज़ीर आज़म का मनसब है और वो जो कुर्सी है, शायद उसके साथ ही कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि जो भी इक़्तिदार में आता है उसे यही लगता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, दुरुस्त हो जाएगी, ठीक डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जो लोग शायद बाहर बैठे होते हैं, जिन्हें आप
क्या कह सकते हैं, स्पेक्टेटर्स कह सकते हैं, उनकी नज़र में जो कुछ हो रहा होता है और जो जिस तरफ आप जा रहे होते हैं वो आपको खुद नहीं पता चल रहा होता है बहैसियत वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो खुशामदी लोग हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने से दूर करें, जो क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं या क्रिटिक कर सकते हैं, आपकी अच्छी फेयर क्रिटिक, उन लोगों की बात सुने और ज़रूर समझें कि आपकी हुकूमत अगर 2 साल गुजरने के बाद भी डायरेक्शन लेस है और उसके चंद बड़े गंभीर इश्यूज़ हैं तो उनकी वजह क्या है। महज पिछलों को गाली देने से वज़रा का बाहर आ जाना और जो वज़रा अच्छी गाली देता है, अच्छा बुरा भला कहता है, उसको ये कहने से कि ये बड़ा कमाल आदमी है, मामला सुलझेगा नहीं। 6 महीने का वक्त अगर है तो 6 महीने तो फिर कोई बड़ा वक्त नहीं है और फौरी तौर पे गुजर भी सकता है। और तीसरे साल के अंदर आपने बेसिकली दिखाना होता है लोगों को कि आपने 2 साल में किया क्या है। बदकिस्मती से कोरोना तो 3 महीने से है, इससे पहले भी हुकूमत के पास दिखाने के लिए कुछ खास। अच्छा, ये जो आप लोगों ने पॉइंट उठाया ना, आपने भी, मज़हर साहब ने भी, ठीक है, शहजाद 6 माह की डेडलाइन क्या डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से कल जो इंटरव्यू था फवाद चौधरी साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने दिया वो बड़ा अहम इंटरव्यू है। एक जगह तो बड़ी खूबसूरती से वो इमरान खान साहब को बड़ा ऊपर लेके गए आसमानों पर कि मुस्लिम दुनिया के वो वाहिद लीडर हैं, बेनज़ीर। और नवाज शरीफ साहब तो कमजोर लोग इसलिए लगाते थे क्योंकि आइंदा उन्होंने अपने बच्चों को लीडरशिप रोल पे लाना होता था। इमरान खान साहब का ये मसला नहीं है, उन्होंने कोई अपने बच्चों को नहीं आगे लाना। तो एक तरफ तो बड़ा उनको आसमानों पे चढ़ाते रहे, तारीफों के पुल बांधते रहे, लेकिन उनके अगले जुमले में ही फवाद चौधरी साहब उनको वापस जमीन पे लेकर आ गए जब उन्होंने ये कहा कि जो टीम बनानी थी वो तो फिर बहरहाल कप्तान नहीं बनानी होती है, सिलेक्टर नहीं बनानी होती है। और आज अगर इन फाइटिंग की वजह से या किसी और वजह से आप लोगों ने ऐसे वुज़रा को रखा हुआ है जिनमें कैपेसिटी नहीं है, जो कि अलाइन नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के साथ, तो फिर उसमें कसूर सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिनको इस मनसब पे फाइज किया गया है, उसमें कसूरवार टीम का लीडर भी होता है। इमरान खान साहब तो हमें बार बार बताते रहते हैं कि वर्ल्ड कप 92 की टीम देखे मैंने कितनी अच्छी बनाई, शौकत खानम की टीम देखे मैंने कितनी अच्छी बनाई। अब 2 साल हो गए, अभी तक बहस इस बात पे हो रही है कि क्या ये वो टीम है जो डिलीवर कर सकती है नया पाकिस्तान, क्या वो ये टीम है जिसमें इतनी सलाहियत और कैपेसिटी है। आज भी इस बात पे बहस हो रही है। मेरे ख्याल से जो बात फवाद चौधरी साहब ने की थी वो खुद इसका जवाब है कि कैपेसिटी नहीं है लोगों में। देखें, क्या मसाइल है इस मुल्क के, क्या रिफॉर्म्स चाहिए, इस पर तो हर कोई बात कर सकता है, लेकिन उन रिफॉर्म्स के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा और क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से नट बोल्ट फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि हमें नट बोल्ट सही करने के लिए नहीं लाए थे, हमें इस्लाहात रिफॉर्म्स करने लाए थे। अब मसला ये है कि जितना टाइम बचा है उसमें अगर ये नट बोल्ट भी ठीक तरीके से सही कर लेना तो मेरे ख्याल से इनकी वाह हो जाएगी, जो कि नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मसाइल इतने सारे हैं कि ये आगे 3 साल भी आप देखेंगे फायर फाइटिंग ही होती रहेगी। 6 महीने बाद एक और वजीर आजम का बयान आ जाएगा कि मैं आपको मजीद 6 महीने देता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ऑन जॉब उस्मान बुज़दार साहब एक कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बन के दिखाएंगे 2 साल के बाद अपनी पोजीशन पे, ये हो नहीं सकता। आप वक्त बर्बाद कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक कमजोर शख्स को रखें ताकि पीछे से आप सूबा चला सके। ये अगर आपके इंटेंशन है तो ये हालात यही रहेंगे 5 साल के बाद भी। उस्मान बुज़दार को आप जितना भी कर लें, राइट आर्म लेफ्ट आर्म किसी भी हाथ से बॉलिंग करा लें, वो वसीम अकरम नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। और इमरान खान साहब को बतौर लीडर ये पता होना चाहिए। देखिए, लीडर जो है ना वो अपनी टीम को पहचानता है, उसको पता होता है कि इसमें कैपेसिटी कितनी है। जब आप लोग ऐसे लगाएंगे जिनमें कैपेसिटी नहीं है तो फिर कहां से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि डिलीवर करें वो। तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हो सकता है 2-4 वजारतें ऊपर नीचे हो जाए, कुछ पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, तो यही होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं कोई बहुत बड़ा रिमार्केबल टर्न अराउंड नहीं देख रहा हूँ। इस वक्त जो माशी हालात है फ्रैंकली स्पीकिंग, और कोरोना वायरस के बाद तो बिल्कुल ही हाथ पांव जो है वो हुकूमत के बंद गए। तो बस नट बोल्ट सही करें, और वो भी अगर आप तरीके से कर लें तो मेरे ख्याल से इसी में खैर है आपकी। ठीक है हसन निसार साहब, जैसे शहजाद ने कहा है कि वो समझते नहीं है कि ज़्यादा कुछ होगा, तो देखा ये गया है कि एक्शन होता भी है तो वो ये होता है कि कलमदान तब्दील कर दिए जाते हैं। अभी भी आगे 6 महीने के बाद आप कुछ बड़ा एक्शन देख रहे हैं या फिर यही आपको लगता है कि रद्द-बदल हो जाएगी? अलीना, ऐसा होता नहीं जिंदगी में। एक इनकॉम्पिटेंट आदमी 6 महीने में बेहतर हो जाएगा। एक जानवर जो मिलता हो जेबरे से, उस पे आप मार्कर लेके लकीरें लगा दो तो वो जेबरा बन जाएगा। तो 6 महीने की औकात क्या है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अभी तो भाई डेंगी है,
उसके बाद मॉनसून के बारे में कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी वेरी हैवी, अल्लाह ना करे सैलाब है। तो 6 महीने क्या हैं? मतलब मुझे आप भैरवी सिखाओ 6 महीने में, मैं तो वो नहीं सीखता। तो फजूल सी हवाई सी बात है, इस बात में ही दम नहीं है। इसलिए वो मैं तो बिल्कुल सिरे से, मैं तो इस तरह का जुमला सुनते हुए, मैं आधा जुमला सुन के ना, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, स्विच ऑफ हो जाता है मेरा। 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर हो कैसे भाई? कोई जादूगरी है, कोई तावीज गंडा करना आपने? नहीं हो सकता। ठीक है भट्टी साहब, 6 महीने की डेडलाइन दी है वुज़रा को, आपको लगता है 6 महीने में डिलीवर कर पाएंगे? खेत मिट्टी डिलीवर कर पाएंगे? इमरान खान साहब ने किस मुंह से कहा है वुज़रा को कि 6 महीने की मैं डेडलाइन देता हूं? 22 साल स्ट्रगल की है इमरान खान साहब ने। कोई शोबा होता था, मईशत होती थी, और मेरे पास एक टीम मौजूद है, ये मईशत कमाल का कर देगी। इदारों की इस्लाहात होती थी, की बात होती थी, और मैं करूँगा, मैं फिक्र ना करो, सारे इदारों को कदमों पे खड़ा करूँगा। दाखिली सूरत हाल होती थी, मैं कर लूँगा, फिक्र ना करो, सारा कुछ मैं कर लूँगा। ये है वो ड्रीम टीम जिसके ख्वाब देखे थे हमने, ये है वो ड्रीम टीम, ये है 22 साल कारकर्दगी, ये है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये है आपका 22 साल का होमवर्क। क्या कर रहे हैं आप कहते थे मैं ऊपर ईमानदार और नीचे सारा काम करते हैं। और दूसरी बात यह है, आप कहते थे कि मैं मेरी टीम, मेरे पास कमाल की टीम, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, कहां गई आपकी? आपके खुदा के लिए जजा सजा आपके पास है नहीं, परफॉर्मेंस चेक है नहीं, जबानें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, दूसरों पर नजर है, एक की टांग दूसरे के हाथ में है, हर कोई वजीर आजम बनना चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं? भांत भांत का कुनबा आपने इकट्ठा किया हुआ है। 6 महीने में क्या करेंगे? अलादीन का चिराग है आपके पास, रगड़ेंगे, उसमें से सारे मसाइल हल होकर बाहर निकल आएंगे। कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें 6 महीने आप कपड़े डालेंगे, बाहर धुल के बाहर निकल आएंगे। 22 महीने क्या किया आपने? अभी 4 दिन 5 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक इजलास की सदारत फरमाई और कहा इदारा जाती रिफॉर्म्स के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। आप अंदाजा करें इससे क्या साबित होता है। 22 साल की स्ट्रगल, 22 महीने की कारकर्दगी, मेन मंशूर था इदारा जाती रिफॉर्म्स, और उसका कल परसों कह रहे थे कि उसका रोड मैप तैयार किया जाए, यानी उस पर लुक डाली जाए, बजरी डाली जाए, बिल्डोजर लाकर उसको सीधा किया जाए, और फिर उसके बाद उस पर इमरान खान चलकर दिखाएंगे कि बड़ा सीधी रोड मैप है। ओ खुदा के लिए क्या कर क्या रहे हो यार? इमरान खान साहब किधर गए हैं? अल्लाह के नाम पे इनको आपने पूछा ना करना क्या चाहिए, इनको करना ये चाहिए कि सबको एक दिन सारों को कमरे में बंद कर दें, असल पीटीआई को, और सारों को मंशूर की कॉपी पकड़ा दें और कहें कि सुबह से शाम तक अपने मंशूर पढ़ो, और इमरान खान साहब को एक अलहदा कमरे में रखें, वहां इनको अपनी पुरानी तकरीरें सुनाएं कि ये आप तकरीरें करते थे, ये हमारे साथ वादे करते थे, और दरमियान में उस्मान बुजदार वक्फे से आकर कभी चाय दे जाएं, कभी कॉफी दे जाएं, कभी पानी दे जाएं, और इमरान खान साहब सुबह से शाम तक अपनी तकरीरें सुने। खुदा के लिए यार बस कर दे इमरान खान साहब, जाग इमरान जाग, तेनू लगे रहन भाग, ए नहीं रवेगा तख्त ताज, लुट जाएगा सब कुछ। नागुजीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, ये खत्म कर दें ज़हन से कि आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1000 ऑप्शन मौजूद है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बन गया है, जरदारी साहब सदर बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बन गए हैं, उस्मान बुजदार अगर वजीर आला बन गए हैं, तो और भी बड़े कुछ हैं लाइन में लगे हुए। अपना काम खुदा के लिए काम करो और चेक एंड बैलेंस रखो, जजा सजा रखो, अल्लाह के नाम पे कुछ कर लो। इसके बाद ये रोडी जंक्शन खत्म हो जाएगा। हम मरियम और बिलावल में लुड्डी है जमालो पा, भी लुड्डी है जमालो पा, वजीर आला फिर भी उस्मान बुज़दार रहेगा। मेरे रहना मैं नाल तेरे। भट्टी साहब आजकल बड़े शायराना मूड में, लेकिन मज़हर साहब ये कह रहे हैं वजीर आला फिर भी बुज़दार ही रहेंगे।
ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे भट्टी साहब कहते हैं कि ये मत समझें कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं। इस पर फिर कभी भट्टी साहब से बात करेंगे कौन कौन से ऑप्शंस उनको नजर आते हैं। और तो एक ब्रेक लेते हैं, दूसरा सवाल रखेंगे अपने एनालिस्ट के पास, उसके बाद बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास पर ही, क्योंकि कल बहुत गर्मा गर्मी देखी गई है। इजलास में दो धड़े फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद बन गए। एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने खुलकर एहतजाज किया, कहा फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था, उनको नहीं देना चाहिए था इस तरह का बयान, पार्टी की बात है, पार्टी के अंदर रहनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब फैसल वावडा खड़े हुए फवाद चौधरी साहब की हिमायत में और कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब जो बातें कर रहे हैं, उनकी बातें जो सामने आई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं और इख्तलाफात सामने आते रहे हैं। तो और प्लस आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे में वज़ीर इत्तलात पंजाब फैसल हसन चौहान ने भी फवाद चौधरी साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब पहले ज़रा आपको बताते हैं कि सिर्फ यही नहीं है, जो दीगर MNAs हैं, बल्कि पार्टी के अंदर से जो उनके मेंबर्स हैं और अफराद हैं, उनकी तरफ से भी बड़े शिकवे शिकायत सामने आ रहे हैं। कल कैपिटल टॉक में ख्वाजा शिराज साहब हैं, उन्होंने बड़ी खुलकर मुखालफत की PTI की और कुछ शिकवे शिकायत गिले किए। क्या कहना था, ज़रा वो मुलाहिजा कीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जिला कौंसिल के मेंबर हैं, उनको एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपए मिले। एक मौजे का जो नंबरदार है वो 12,000 रुपए ले गया। ये भी आप, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, फैक्ट बता रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मौजे का नंबरदार 12,000 ले गया। गुजारिश ये है कि ये देखें, गलती हो सकती है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये निशानदही अगर हम करें तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। करप्शन की बात सुन लें, जब PTI की हुकूमत आई, जो करप्शन 10,000 थी वो अब आज 30,000 पे पहुंच चुकी है। और इससे बड़ी बात जो मैं करना चाहता था कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी आज है। पिछले दिनों मुझे भी एक वॉकआउट करना पड़ा इस बात के ऊपर कि पार्लिमानी रिवायात हैं हामिद साहब, कि अगर एजेंडे के ऊपर कोई चीज आपने लगाई है तो उसको आपने पहले लेना है। हाँ। जनरल डिबेट आप बाद में लेके जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया, तो इस पर मैंने जाके स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब, क्या मैं उठ के ये रूलिंग आपकी मांगूं अगर हाउस में कि 450 अरकान हैं नेशनल असेंबली और सेनेट के, और आपके एक मुंतखब रुकन जो हैं वो पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनकी मौजूदगी में नॉन इलेक्टेड मुशीर जो हैं वो कानून के तहत, किस कानून के तहत कार्रवाई चलाते हैं हाउस की? देखें सर, ये एक सवाल बनता है, हमारे लोगों में ये एतमाद होना चाहिए कि इलेक्टेड एक, तो आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त कौमी असेंबली की कार्रवाई जो है वो अली मोहम्मद खान ही चला रहे हैं, वो बाबर अवान साहब चला रहे हैं। अच्छा जी, बाबर अवान साहब चलाते हैं। जाहिर है अगर बाबर अवान साहब चलाएंगे तो जाहिर है एक क्वेश्चन अराइज करता है ना। आपने गुफ्तगू सुनी, सिर्फ यही नहीं, उनके साथ जो बैठे थे राजा रियाज साहब, अभी उन्होंने गुफ्तगू भी की लेकिन मजीद भी कुछ खुलकर बोले। मुलाहिजा कीजिए। आपकी तजलील होती है? तजलील हो रही, कौन करता है? हर जगह हो रही है। ब्यूरोक्रेसी दफ्तरों में जाते हैं वहां होती है, असेंबली में जाते हैं वहां होती है। असेंबली में कौन करता है आपकी तजलील? बस आप समझ लेना। आप वजीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं? वजीर तो हमें इंसान ही नहीं समझते। मैंने आपको एक लफ्ज कह दिया है कि शिराज साहब मुंतखब नुमाइंदे हैं, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, MNA हूँ। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी तजलील हो रही है और हमारा दिल नहीं करता कि हम दफ्तरों में जाएं, असेंबली में जाएं, लोगों को मिलें, क्योंकि ना हम लोगों का कोई मसला हल कर पा रहे हैं, ना हम लोगों की जो इनफरादी मसले हैं हल कर पा रहे हैं, ना इज्तिमाई मसले हल कर रहे हैं। तो आपने गिले शिकवे इनके सुने और पहले जो ढका छुपा होता था वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद और उनके बयानात के बाद जो अंदर की बातें थी वो लोग ज़रा खुलकर कह रहे हैं। अब सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूँ है कि जो दो धड़े बन गए हैं, एक तरफ असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहते हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा की गया, दूसरी जानिब फैसल वावडा साहब जो कहते हैं कि जी सही किया है, ये जो दोनों हजरात थे इनकी आपस की लड़ाई की वजह से हुकूमत को और पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब को किसके मौक़िफ़ की तायीद करनी चाहिए, किसके मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए? ओपन ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब।
देखिए, पहली बात तो है कि राजा रियाज साहब बातें जो सारी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ठीक हैं। राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, वजारत भी नहीं मिली और उन्होंने जहांगीर तरीन के वो जो निकलने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है। ख्वाजा शराज साहब का एक अपना मौक़िफ़ है बुज़दार हक़ के हवाले से और वगैरह वगैरह, तो ये समझ आती है। लेकिन जो आपने वो कहा ना कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर, वो कबीना का इजलास बड़ा मज़ेदार हुआ, गर्मा गर्मी हुई, वज़ीर आज़म लम्हा बेलम्हा मौजू बदलते रहे, दरखास्तें करते रहे। असद उमर ने बात शुरू की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस पर तड़के लगाए और वज़ीर आज़म ने फिर वज़रा को एहतियात और इत्तेहाद कायम करने की हिदायत की। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड आ गया कि सीनियर क़यादत पर वज़ीर आज़म बनने के लिए साजिशों का इल्ज़ाम, ये फैसल वाडा साहब का था। और ये बड़ी इनसाइड स्टोरीज़ हैं मैडम शेख के, इसमें 4 वज़रा निकले हैं जो अब मुबैना तौर पर हकूमती पेपर लीक करते रहते हैं और लॉबिंग करते रहते हैं और हकूमती कमज़ोरियाँ बताते रहते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वज़ीर आज़म से और जो सारे ग्रुपबाजी करते रहते हैं। ये 4 लोग हैं। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और रज़ाक दाऊद पर तनकीद की और मामला वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ बोले कि मामलात बाहर ना जाएं, अंदर ही रहें। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर चलाया गया है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पहले भी रोका था कि आप बयानबाजी ना करें और आप फिर कह रहा हूँ कि ना किया करें, इससे हुकूमत बदनाम होती है। अच्छा, फिर फैसल वाडा साहब बोले कि काबीना के अंदर जो वज़ीर आज़म साहब आपको साजिशें आपके ख़िलाफ़ हो रही हैं, उन्होंने कहा आप हमारे सियासी बाप हैं, आप गिरेंगे हम सारे गिरेंगे, कुछ आपको गिराना चाहते हैं। इस पर वज़ीर आज़म वो इतना बरस्ट किया, उन्होंने इतना वो बोले कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा पहले कहा रिलैक्स हो जाएं, जज्बात कंट्रोल में रखें। फिर उनको लेकर इलादा कमरे में गए वज़ीर आज़म साहब और उधर उनको कहा गया कि अल्लाह पर तवक्कल रखो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भी सब पता है, फ़िक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद वापस काबीना का इजलास शुरू हुआ तो असासों की तफसील जमा ना करवाने वाले वो जो अनइलेक्टेड लोग हैं उन पर इज़हार नाराज़गी हुआ कि आपने कहा था 15 जून की डेडलाइन दी थी, 4 लोगों ने अधूरे करवाए, 3 ने करवाए नहीं है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अब जो है ये इलेक्टेड और अनइलेक्टेड के ग्रुप, आपको कल बताया था ना, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, जहांगीर तरीन नहीं है लेकिन उनका ग्रुप, बाकी इसके अलावा आज़म खान ग्रुप जिसमें जुल्फ़ी बुखारी, बाकी सारे 6 पंजाब के ग्रुप, इसके अलावा 2 और ग्रुप, तो लेकिन एक है अनइलेक्टेड और इलेक्टेड ग्रुप। अच्छा, उसमें फिर उन्होंने ये बात भी बड़ी ठीक है, आप सानिया एक बीबी हैं जो डिजिटल ये जो मीडिया की आई हैं, आप उनकी देख लें, कोई कारकर्दगी कहीं नज़र आ रही हो। रज़ाक दाऊद साहब के पास तिजारत है, सनत है, निजकारी है, आप उनकी कारकर्दगी देख लें, कोई नजर आ रही हो। ये एहसास प्रोग्राम वाली सानिया निश्तर की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि डिजिटल वाली तो तानिया है। नहीं, दूसरी डिजिटल वाली तानिया है, तानिया इद्रोस दूसरी, हाँ तानिया सॉरी, वो वाली। तो अच्छा, रज़ाक दाऊद साहब के पास कितनी वजारतें इंपॉर्टेंट हैं, अनइलेक्टेड हैं, मगर उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी क्या है, सारे इलेक्टेड लोगों ने कहा। नदीम बाबर के पास एनर्जी है, पेट्रोल बहरान, उन्होंने कहा इनका अपना भी मुबैना तौर पर पेट्रोल का कारोबार, कारकर्दगी क्या है। हफीज़ शेख रज़ा बाकर पास खजाना है, मईशत का क्या हाल हो गया है। इशरत हुसैन अरबाब शहजाद के पास इदारा जाती रिफॉर्म्स इस्लाहात हैं, उन्होंने क्या तीर मार लिया है। जफर मिर्जा साहब के पास, अच्छा भट्टी साहब, जब आप सब कुछ बता रहे हैं तो ये जो 4 वज़रा जो आपने बताया घर के भेदी हैं, इनके भी जरा नाम हमें बता दें फिर खुल के आज आप, कौन कौन है? ये मैं ज़रूर बताता। आपने जिस पे फैसल वाडा साहब ने 2 पे एतराज़ कर दिया, यानी काबीना में उनका नाम लिया और 3-4 डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में हैं जो इन्होंने लीक किए वक्त से पहले, वो मेरे पास मौजूद हैं, जिस पे सीक्रेट लिखा हुआ है, हकूमती कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये मुखलिस लोग हैं, ये थे कोर टीम जब आपके खिलाफ हो जाए या हर वक्त साजिश। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं ये कोर टीम के मेंबरान हैं? बिल्कुल कोर टीम के मेंबरान हैं और इसमें एक आध वज़ीर आज़म बनने का शौकीन है, 2-3 वज़ीर आज़म
वो दूसरों की टांगें पकड़ी हुई हैं और ये एक इलेक्टेड और अनइलेक्टेड ग्रुप है और कोई ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ है, कोई कुछ है, तो ये तो बड़ा ही अच्छा, संजीदा मामला है। सवाल था वजीर आजम को, इस चीज का तो नोटिस होना चाहिए बाकायदा। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये तो वही इस तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। बटी साहब शहजाद का कमेंट शामिल करते हैं आगे, टाइम हमारे पास चूंकि आज का मैं थोड़ा सा अच्छा जल्दी से कर लें, आखिरी एक जुमला, जल्दी से एक जुमला। सवाल आपका है कि वजीर आजम को किसके मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए? वजीर आजम को अपने मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए। 20 जून 2018 वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो तो पार्टी में झगड़े लड़ाइयाँ ग्रुपबंदी नहीं होती और ख़त्म हो जाती हैं। इमरान खान साहब को 22 माह हो गए हैं वजीर आजम बने, तगड़ा बने, अभी भी वक्त है, तगड़ा बने और ये सब झगड़े ख़त्म करने, वरना खुद ख़त्म हो जाएंगे। शहजाद भट्टी साहब ने बड़ी इंसाइट शेयर की है, कहते हैं जी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, 4 वज़राए घर के भेदी। वजीर आजम साहब क्या जानते बूझते हुए भी, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया, क्या इतने सादा हैं कि कुछ नहीं कर रहे? एक वजीर ने तो मुबैना तौर पे कहा है मेरे पास गुफ्तगू की ऑडियो मौजूद है जो वजीर आजम के खिलाफ हो रही है। अच्छा, कुछ अरसे बाद बोलेंगे वीडियो भी है। ना करें मजहर साहब, इस तरह एंजॉय करना। मुनीब भट्टी साहब ने जो इस वक्त हमें डिटेल्स बताई हैं, बड़ी सीरियस और ग्रेव कंसर्न की डिटेल्स हैं। ऑडियोज, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, घर के भेदी लीक कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए भट्टी साहब की रेवलेशंस के बाद और उनके फरमुदात के बाद गुंजाइश तो नहीं रह जाती, लेकिन मैं फिर भी कुछ अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को, क्योंकि सवाल आपको ये कि इमरान खान साहब को किसका साथ देना चाहिए। देखिए इमरान खान साहब को अकेले कमरे में बैठ के, बहसीत वज़ीर आज़म अकेले कमरे में बैठें, खामोशी इख्तियार करें और सोचें कि जो ये जुमा जंज उन्होंने इकट्ठी की हुई है, इसमें से अच्छे लोग कौन हैं, डिलीवर अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, क्या इमरान खान साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इसी तरह की, देखिए इन फाइटिंग हर जगह होती है, लेकिन इसी तरह के जो बेनथे बैल हैं जो कि सिर्फ बर्डन है, यानी लाइबिलिटी हैं, एसेट का उनके अंदर आंसर नहीं है, नए नए शगुफ़े छोड़ते हैं, नए नए बयानात देते हैं। जहाँ तक बात फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू की है, देखिए फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से पीटीआई को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने गलत क्या कहा है, ये वो बातें हैं जो ज़बान ज़द आम है, हर एक को पता है। फवाद चौधरी, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन वो एक ज़हीन आदमी है और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो उन्होंने सोहेल बड़ाइच साहब को बड़ी कैंडिड ऑब्जर्वेशन दी है। हाँ, वो अलहदा बात है कि मौका परस्ती सब करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी करते हैं, वो भी टीवी प्रोग्रामों में बैठ के कहते हैं कि जी हमारी फलानी पॉलिसी जो है वो बहुत कमाल थी, कोरोना वायरस के हवाले से हमारा मौक़िफ़ और हमारा जो तमाम मामलात थे वो सबसे अच्छे थे। तो ये हर कोई करता है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है और जो काबीना के अंदर उन्होंने कही कि नहीं मैंने तो तज्ज़िया दिया था, अब कल भी मेरी यही गुजारिश थी कि तज्ज़िया हवा में तो नहीं दिया जाता ना, तज्ज़िया भी फैक्ट्स के ऊपर बेस करता है और वो फैक्ट्स वही हैं जो मुझे, आपको, हम सबको पता है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि ठंडे दिल से अकेले कमरे में बैठ के सोचें कि जो ये हो रहा है और जो मैस उनके वज़रा क्रिएट कर रहे हैं, सिवाय 2-4 बातों के जो कि बेहतर हुई हैं मईशत के हवाले से, सर्कुलर डेट के कुछ जो आपका ट्रेड डेफिसिट वगैरह कम हुआ है और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हुआ है, इसके अलावा अगर आप देख लें जो भी मामलात हैं, क्या वहाँ पर कुछ डिलीवरी हुई है? अगर नहीं हुई तो बड़ी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है इमरान खान साहब को बहसीत वज़ीर आज़म। क्योंकि मैं पहले भी कहना चाह रहा था, मैं अभी ये कहूँगा कि 2 साल के अंदर आप काम करने की कोशिश करते हैं, तीसरे साल में डिलीवरी आनी चाहिए, यानी पता चलना चाहिए कि ये हमने 2 साल में किया था जी, ये डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि तीसरा साल बाय द टाइम इट स्टार्ट्स, तो चौथे साल में तो डैमेज कंट्रोल है ना, वो तो आपकी हुकूमत जा रही होती है, बस चौथा साल जी इलेक्शनों की तैयारी करो, प्रोपेगेंडा करो, अपने मुखालफिन को गंदा करो और फिर इस मुल्क में इलेक्शंस का माहौल बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो ये इमरान खान साहब को चाहिए। ठीक है, हसन निसार साहब। देखें, सोचना ये होगा कि ऐसी नौबत, इट्स फॉर इमरान खान टू थिंक, ऐसी नौबत कैसे आई कि उस आदमी के कंधों पे खड़े होके सरेआम उस आदमी की टांगें कुतरने की कोशिश
हो रही है तो क्यों हो रही है, वेरी ट्रू, उसकी वजूहात क्या हैं। मुश्किल काम नहीं है। और जो लोग ये मंसूबाबंदियां कर रहे हैं तो और पार्टी उनकी जो है वो पार्टी तो क्या है, वो भानुमति का कुनबा भी नहीं है, वो मुहावरा नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। सूरत हाल वही है बस, और क्या है। और एक बात चलते चलते सुन लें कि मर्दम शनासी, मैंने शायद कल या परसों भी ये बात की थी कि मर्दम शनासी एक ऐसी सिफत है हुक्मरानों की जो अनपढ़ जलालुद्दीन अकबर को भी मुगल आजम बना देती है। तो मैं इतनी सी बात है, बैठ के सोचें। हो ठीक कहा मुनीब ने। ठीक है, इसी नोट पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो भट्टी साहब ने इंकशाफात किए हैं ना इतने बड़े बड़े के सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल के, तो वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी काबीना के इजलास में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। कल दो ग्रोह बन गए हैं फवाद चौधरी के इंकशाफात के बाद, एक जो उनके हक में है और एक जो उनके बयानात के मुखालिफ है। इससे पहले भट्टी साहब ने बड़ी अंदर की बातें हमसे शेयर की जो वफाकी काबीना के इजलास में हुई और उससे रिलेटेड कि कोई है, कुछ वज़रा हैं या कुछ घर के भेदी हैं जो कि सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। तो मज़हर अब्बास साहब क्या कहें, वज़ीर आज़म इतने सादा हैं या ये कहें कि वज़ीर आज़म के हाथ इतने बंधे हुए हैं कि इतनी बातें उनको मालूम होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सक रहे या नहीं कर रहे? बाय द वे कौन सा सीक्रेट लीक हुआ है? ये भट्टी साहब कह रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है और उनके व्हाट्सएप में मौजूद है। अभी भट्टी साहब का व्हाट्सएप हमें मंगवाना चाहिए जरा। नहीं, पहली चीज़ तो ये कि अगर ये सब, मोबाइल उठवा लो भट्टी साहब का। पहली चीज़ ये कि अगर ये सब नहीं हो तो हमारी नौकरी कैसे चले। अच्छा, अगर ऐसे वज़ीर ना हो काबीना में, ऐसे मुशीर ना हो काबीना में, इस तरह के लोग हमारी सोर्सेज ना हो काबीना में, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? तो और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। देखिए, वज़ीर आज़म अव्वल वज़ीर आज़म कमरे में बैठ के नहीं सोचते। वज़ीर आज़म को चाहिए कि एक मरतबा फिर 2-3 दिन के लिए नथिया गली जाएं और नथिया गली में वॉक करते हुए ये ज़रूर सोचें कि 2011 की पीटीआई बेहतर थी, 2013 की पीटीआई बेहतर थी या 2018 की। अगर वो इस नतीजे पर पहुँचें कि 2011 में उनके साथ जो लोग थे वही दुरुस्त लोग थे, चाहे 2013 में इख्तिदार में हम आए या नहीं आए, तो मेरा ख़्याल है उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि 2018 की ही टीम बेहतर थी, तो फिर 2023 तक इंतज़ार करें, यही टीम को लेके चलें। उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके नताइज क्या होते हैं। क्योंकि 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पलट के देखा था तो उनके नज़रियाती साथी उनके साथ नहीं खड़े थे और उसका नतीजा हमारे सामने आ गया। अच्छा मज़हर साहब, वैसे जो फवाद चौधरी साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, क्या आपको इसमें वज़न लगता है होना चाहिए ऐसा? नहीं, पहले तो आप ये देखिए, पहली चीज़ तो ये कि प्राइम मिनिस्टर, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इन सारी बातों को एंजॉय करते हैं? अगर नहीं एंजॉय कर रहे होते तो वो इस बात पे कि जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी को MPA का इलेक्शन हरवाने में रोल प्ले किया, वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ उसी वक्त एक्शन ले लेते। अगर वो वाकई डिसिप्लिन के कायल होते तो जहांगीर तरीन जब नाअहल करार दे दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जहांगीर तरीन उनकी वोट टेकिंग में शरीक नहीं होते। तो अगर इमरान खान वाकई ये समझते कि जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं हमारे वज़रा और मुशीर वो नहीं होनी चाहिए, तो फ़याज़ुल हसन चौहान दोबारा वज़ीर नहीं बनते। तो इमरान खान ये सारी बातें ख़ुद करते हैं, ख़ुद करवाते हैं, इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। वरना अगर वो वाकई डिसिप्लिन कायम करना होता उनको, और ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन यही होता है पार्टीज़ में कि आपकी सेंट्रल कमेटी होती है। मुझे बताएं पीटीआई की आखिरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कब हुआ, आखिरी पीटीआई की जनरल बॉडी कब हुई और पीटीआई का आखिरी इलेक्शन कब हुआ? तो ये अगर चीज़ें, ये फोरम्स होते हैं जिसमें ये इज़हार किया जाता है। ये नहीं होता कि आप काबीना के वज़ीरों को, अगर वज़ीर ही एक्सपोज कर रहा है तो मुझे तो वो ख़बर बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन ये हुकूमतों के लिए बेहतर नहीं होता। अच्छा मैं साहब, जो पॉइंट आप उठा रहे हैं, भट्टी साहब ने कल ही कहा था कि चीज़ लड़ाई झगड़े को बड़ा एंजॉय किया जाता है। तो भट्टी साहब, अब फवाद चौधरी साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? एक महाज खुला हुआ है उनके खिलाफ, क्या हम देख रहे हैं कि कुछ उखाड़ पछाड़ होगी या फिर फवाद चौधरी साहब इज सेफ?
देखिए, एक बात तो कल इमरान खान साहब ने काबीना में भी इशारा दिया था कि मैं अभी रिशफल करने वाला हूँ, अब ये वज़रा की तब्दीलियाँ कुछ करने वाला हूँ, कुछ अब ये एक अलहदा बात है कि कुछ तब्दीली करेंगे या कपड़े बदलेंगे एक दूसरे के साथ कि तू वो उधर वजारत में चला जाए, वो उधर वजारत में चला जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये फवाद चौधरी साहब से झगड़ा इस वक्त थोड़ा सा बड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया इलेक्टेड और अनइलेक्टेड का। इलेक्टेड लोग जो MNAs हैं वो MNAs से लेकर वजीरों तक वो कहते हैं कि हम मुबैना तौर पर, ये भी अल्फाज इस्तेमाल हुए कि मुबैना तौर पर प्रोटोकॉल और मज़े वो इंजॉय कर रहे हैं, मुबैना तौर पर माल बनाओ मुहिम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और दिफा हमें करना पड़ता है टीवी पे, बातें हमें सुननी पड़ती हैं टीवी पे। हम उनके दिफा कर करके मर गए हैं, ये क्यों नहीं जाते जाके करते हो कि ये 5-6 लोग जो है इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, ठीक है जी, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम दोबारा आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।